सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, सुजान और अनंग पिशाच अभी भी सौम्य परी के सौंदर्य में रमे हुए थे। सिद्धार्थ ने कहा, सौम्य परी यहां से चली तो गई, लेकिन अभी भी यूं लग रहा है कि उसके सौंदर्य और माधुर्य का रस का पान करता चला जाऊं। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, परी का जादू तो दिख ही रहा है, कुछ ही पल में कवि बना दिया। बूढ़े बाबा की बात सुनकर सभी हंसने लगे। सिद्धार्थ को भी एहसास हुआ और वो भी हंसने लगा। बूढ़े बाबा ने कहा, जरा संभालो कविवर सिद्धार्थ महोदय, परी के चक्कर में गौरी रूठ न जाए। गौरी का नाम सुनते ही सिद्धार्थ को गौरी की याद आई और उसने कहा, अरे गौरी तो यहीं थी, पर गई कहां? सभी लोग गौरी को ढूंढने आगे बढ़े। आगे गौरी का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ ने आवाज देकर गौरी को पुकारा, गौरी, गौरी, गौरी। लेकिन गौरी का कोई उत्तर नहीं आया। सब चिंतित होकर यहां वहां पर गौरी को ढूंढने लगे। बूढ़े बाबा ने कहा, अभी तो यहीं थी, अचानक से कहां गायब हो सकती है? अनंग पिशाच ने कहा, यह जगह बहुत ही विचित्र और भयानक है। यहां पर अकेले कहीं पर भी जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें गौरी दीदी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तब सुजान की नजर नाले के किनारे पर गई। वहां पर गीली मिट्टी पर किसी के ताजा पैर सरकने के निशान बने हुए थे। सुजान ने यह देखते ही कहा, वो देखिए, उस नाले के किनारे पर जो गीली मिट्टी है, उस पर ताजा निशान बने हुए, जैसे कोई उसके ऊपर से सरक कर पानी में गिरा हो। यह देखकर सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और अनंग पिशाच थोड़े घबरा से गए। बूढ़े बाबा ने कहा, यह जरूर गौरी के निशान होंगे। हमसे पहले यहां पर कोई था भी नहीं, और गौरी अभी चंद मिनटों पहले ही गायब हुई है। हो न हो गौरी इसी नाले में गिरकर इसके प्रवाह के साथ बह गई है। यह सुनते ही सिद्धार्थ ने आओ देखा न ताओ वो भी नाले में कूद गया। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े बाबा कुछ बोले उससे पहले सिद्धार्थ नाले में कूद चुका था। तेज प्रवाह में सिद्धार्थ बहने लगा। सिद्धार्थ पानी में बहते हुए भी गौरी को पुकार रहा था, गौरी, गौरी, गौरी। वो प्रवाह सिद्धार्थ को अपने साथ उस गुफा में कहीं दूर लेकर जा रहा था। उस तरफ गौरी नाली में बहते हुए तेज प्रवाह के साथ गुफा के अंदर बनी हुई छोटी छोटी सुरंगों से होते हुए एक विचित्र जगह पर जा पहुंची थी, जहां पर प्रवाह अपने आप शांत हो चुका था। वहां वो पानी छोटा सा झरना बनकर नीचे एक छोटे से तालाब में गिरकर शांत हो गया था। गौरी भी उस छोटे से झरने में से होते हुए नीचे तालाब तक पहुंच गई। तालाब का पानी नीले रंग का दिख रहा था। उसके ऊपर कई सारे सफेद कमल खिले हुए थे। उस तालाब में कई सारे छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियां थी। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। कई फीट ऊपर एक छोटे से सुराख से सूरज की रोशनी एक लकीर बनकर नीचे तालाब में गिर रही थी। वहां पर पहुंचकर गौरी उस तालाब में न जाने क्यों बड़ा अच्छा महसूस करने लगी थी। उसे उस पानी में से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। सूर्य की किरणों के कारण पानी हल्का सा गर्म था और इतना सुंदर वातावरण था कि गौरी को उसी तालाब में तैरते रहने का मन किया। तालाब सिर्फ कमर तक गहरा था, जिसके कारण डूबने का भी कोई डर नहीं था। सिद्धार्थ पीछे से तेज प्रवाह में बहते हुए आ रहा था। कुछ देर में वो भी छोटी छोटी सुरंगों में से होता हुआ थोड़ी देर के बाद उसी झरने के पास आ गया। गौरी को देखते ही सिद्धार्थ के जान में जान आई और झरने में से होते हुए वो तालाब में आ पहुंचा। गौरी और सिद्धार्थ ने एक दूसरे को देखा। सिद्धार्थ आकर गौरी के गले से लग गया। गौरी ने सिद्धार्थ को ढंग से गले नहीं लगाया। सिद्धार्थ को यह समझ आ गया और उसने गौरी से पूछा, क्या हुआ, ढंग से गले क्यों नहीं लगाया? गौरी ने मीठे गुस्से में कहा, जाओ उस परी को गले लगाओ, मुझे क्यों गले लगा रहे हो? सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, ओहो, तो इस बात का गुस्सा है मोहतरमा को? जलने की बू आ रही है मुझे। गौरी ने कहा, जले मेरी जूती, मैं क्यों जलने लगी उस परी से?
सिद्धार्थ ने कहा, यही वजह है, जैसे वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, वो मुझे प्यार करती है, उसने मेरे गालों को छुआ, मुझे उसका यूं छूना बहुत पसंद आया। ये सुनकर गौरी ने सिद्धार्थ को पीछे धक्का मारा और कहा, तो जाओ ना, उसी से प्यार करवा लो, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये कहकर गौरी तालाब से बाहर निकलने लगी। सिद्धार्थ ने गौरी को पीछे से गले लगा लिया। गौरी रुक सी गई। सिद्धार्थ ने गौरी को गले से लगा लिया था। सिद्धार्थ के बाहों की गर्माहट से गौरी मोहित होने लगी। गौरी ने आधे मन से सिद्धार्थ को कहा, छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। सिद्धार्थ ने गौरी के गीले बालों को अपनी उंगलियों से हटाते हुए अपने होठों को उसके कान के पास ले आकर कहा, सच में जाने दूं? गौरी ने कहा, जाने दो। सिद्धार्थ ने हल्के से अपने हाथों को ढीला छोड़ा और उसे छेड़ते हुए कहा, जाओ फिर। गौरी ने गहरी सांस ली और पलटकर सिद्धार्थ के बाहों में समा गई। सिद्धार्थ ने गौरी के गीले बदन को कस के पकड़ लिया। गीले बदन में गौरी और भी हसीन लग रही थी। एक तो उस परी का सौंदर्य सिद्धार्थ को पहले ही कामुक बना चुका था। अब गौरी के गीले बदन को देखकर और छूकर वो और भी अधिक कामातुर हो गया था। उसने गौरी को कसकर पकड़ लिया। गौरी के गीले बदन से आ रही हल्की हल्की महक से वो मोहित होने लगा था। गौरी भी सिद्धार्थ के गीले और तने हुए बदन को छूकर और देखकर कामुक हो रही थी। उसने सिद्धार्थ की छाती को चूम लिया। सिद्धार्थ ने झुककर गौरी के कानों को चूम लिया। सिद्धार्थ ने अपने दोनों हाथों के बीच गौरी का चेहरा पकड़कर अपने चेहरे के सामने ले आया। सिद्धार्थ और गौरी एक दूसरे की आंखों में देखकर खो गए। सिद्धार्थ की भूरी भूरी आंखें सूरज की किरण पड़ने से और भी सुंदर दिख रही थी और गौरी की काली आंखें मानो सिद्धार्थ पर काला जादू कर रही हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे दिख रहे थे मानो पहली बार देख रहे हो। सिद्धार्थ ने मधोशी में गौरी से कहा, तुम बेहद खूबसूरत दिख रही हो गौरी। गौरी ने कहा, तुम भी प्रेम के देवता के समान लग रहे हो, इसलिए तो वो परी भी तुम पर आकर्षित हो गई थी। सिद्धार्थ ने परी के जिक्र को नजरअंदाज करते हुए गौरी से कहा, तुम्हारी खूबसूरती को बयान करना यानी दिया लेकर सूरज को ढूंढने के समान पागलपन होगा। गौरी ने कहा, और तुम्हारे जैसे वीर, बलवान, खूबसूरत, चौड़ी छाती, कसा हुआ शरीर और इन डोले शोले को देखकर तुम पे कौन आकर्षित नहीं होगी। इसलिए वो परी भी अपने आप को रोक नहीं पाई। सिद्धार्थ ने फिर से दूसरी बार परी के चित्र को नजरअंदाज किया और कहा, मुझ पर कौन आकर्षित है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं। गौरी ने कहा, मेरी जिंदगी में तो एक तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कौन है? लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई आ गया तो? सिद्धार्थ ने पूछा, और कौन आ सकता है मेरी जिंदगी में? गौरी ने कहा, सौम्या परी। बार बार गौरी के मुख से परी का नाम सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा चिढ़ गया। गौरी फिर से परी के बारे में कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने तुरंत ही गौरी के होठों को चूम लिया। गौरी स्तब्ध रह गई। गौरी भी सिद्धार्थ के उन गीले होठों को अपने होठों के बीच दबाकर अलग ही नशे का अनुभव करने लगी। दोनों एक दूसरे को बड़े जोश में चूमने लगे। एक दूसरे को चूमते हुए दोनों तालाब के पानी में गिर पड़े। पानी में ही सिद्धार्थ और गौरी इस तरह एक दूसरे में ऐसे समा गए जैसे भाप हवा में समा जाती है। सिद्धार्थ ने गौरी की कमीज निकाली। गौरी ने सिद्धार्थ के होठों को चूमते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने लगी और उसका शर्ट निकालकर तालाब में ही फेंक दिया। गौरी सिद्धार्थ के छाती को और पेट को चूमने लगी। सिद्धार्थ भी गौरी के पीठ को चूमने लगा। सिद्धार्थ तालाब के पानी को अपने हाथ की उंगलियों में भरकर गौरी के पीठ पर टपकाने लगा। गौरी के मुलायम पीठ के ऊपर जब पानी गुजरा, गौरी को गुदगुदी हुई और वो हंसने लगी। मजाक में गौरी ने भी सिद्धार्थ के ऊपर पानी उड़ाया। एक दूसरे के साथ आमोद प्रमोद करते हुए सिद्धार्थ और गौरी लाज की उस सीमा को फिर से पार कर गए जिसके बारे में मोतीबाई ने दोनों को चेताया था। लेकिन अक्सर
जवानी का जोश बुजुर्गों के उपदेश पर भारी पड़ जाता है। जहां एक तरफ सिद्धार्थ और गौरी काम बाण से घायल हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बूढ़े बाबा अनंग पिशाच सुजान और सुजान के साथी गौरी और सिद्धार्थ को तलाशते हुए उस नाले में बह रहे पानी के प्रवाह की दिशा की तरफ चलकर आगे बढ़ने लगे। अनंग पिशाच बार बार ये देख रहा था कि उसकी मायावी शक्तियां काम कर रही थी या नहीं, लेकिन वहां पर उसकी या सुजान की मायावी शक्तियां बिल्कुल ही बेकार हो चुकी थी। अनंग पिशाच ने बूढ़े बाबा से कहा, हम पिशाचों के पास जन्म से ही मायावी शक्तियां होती है और उन शक्तियों के बिना मैं अपने आप को अपाहिज महसूस कर रहा हूं। बूढ़े बाबा ने कहा, मैं समझ सकता हूं बेटे, मैं भी बेताल हूं। मेरा भी शक्तियों के साथ ही जन्म हुआ था, लेकिन जब उस शैतान के डर से अपनी सारी मायावी शक्तियां उस गुफा में रखकर एक आम इंसान की तरह जीवन जीना शुरू किया, तब कई वर्षों तक मुझे ऐसा ही अनुभव हो रहा था जैसे मेरा एक अंग काम न कर रहा हो, लेकिन कुछ समय के बाद आदत सी पड़ गई थी। ये सुनकर अनंग पिशाच ने कहा, अरे ना बाबा, मैं जिंदगी भर बिना मायावी शक्तियों के नहीं रह सकता। मैं उसके बिना किसी काम का नहीं। भगवान करे कि यहां से बाहर निकलते ही सारी मायावी शक्तियां फिर से काम करने लगे। बूढ़े बाबा हंसने लगे। बूढ़े बाबा ने कहा, फिलहाल तो भगवान करे कि सिद्धार्थ और गौरी दोनों सही सलामत हो। सुजान ने कहा, लेकिन नाले के तट पर चलते चलते हम उन तक कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये नाला तो एक दूसरी सुरंग के अंदर जा रहा है। सुजान की बात सुनकर बूढ़े बाबा को एहसास हुआ कि परिस्थिति गंभीर हो चुकी थी। बूढ़े बाबा ने कहा, हम में से किसी न किसी को तो जाकर देखना ही होगा कि यह नाला जाता कहां है। तब अनंग पिशाच ने कहा, आपकी बात तो सच है, लेकिन अगर जाने वाला व्यक्ति भी नहीं लौटा तो उसे ढूंढने भी किसी और को जाना होगा। इस तरह तो इस समस्या का हल ही नहीं निकल सकता। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। सुजान अनंग पिशाच की बात से सहमत था। उसने बूढ़े बाबा से कहा, सिद्धार्थ और गौरी सही सलामत होंगे, क्योंकि अगर उन पर प्राणघातक संकट आ भी गया हो तो भी सौम्य परी उन दोनों को बचा ही लेगी। लेकिन अगर हम किसी संकट में पड़े तो हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए आप फिक्र मत करो, कुछ देर यहीं रुकते हैं। हो सकता है कि सिद्धार्थ और गौरी अपने आप ही लौट आए। बूढ़े बाबा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, लौट आएंगे? कहां से? इस सुरंग से प्रवाह के विरुद्ध तैरते हुए आएंगे। हम जा भी नहीं सकते और यहां पर हाथ धरे बैठ भी नहीं सकते। आखिर हम करें तो करें क्या? सुजान, अपने साथियों के साथ जाकर कुछ ऐसी वस्तु का प्रबंध करने का प्रयत्न करो जिसे पकड़कर कोई एक व्यक्ति उस सुरंग से नीचे जा सके। सुजान को बूढ़े बाबा की बात ठीक लगी। वो अपने साथियों को लेकर दूसरी तरफ रहे झाड़ियों में चला गया। इस तरफ सिद्धार्थ और गौरी सैकड़ों सफेद कमल के फूल के बीच में एक पत्थर पर एक दूसरे की आगोश में निवस्त्र लेटे हुए थे। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, गौरी, क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? गौरी ने कहा, समाज की नजरों में हो सकता है ये ठीक ना हो, लेकिन मेरी दृष्टि में ये गलत नहीं है। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं सिद्धार्थ, और हर प्रेमी को अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सिद्धार्थ ने गौरी के माथे को चूमते हुए कहा, कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी हो गई हो गौरी। तुम्हारे पराक्रम भी बड़े हो गए और तुम्हारा व्याकरण भी। यह सुनकर गौरी भी हंसने लगी। कुछ देर के बाद गौरी ने सिद्धार्थ से कहा, हमें यहां से चलना चाहिए ना? सब हमें ढूंढ रहे होंगे। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, यहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। वीरानगढ़ से दूर, सारी तकलीफों से दूर, सारी जिम्मेदारियों से दूर, सारे समाज की अच्छाई और बुराई की परिभाषा से दूर, यहां तुम्हारी बाहों में एक सुकून महसूस हो रहा है, और ये सुकून करोड़ों खर्च करके भी नसीब में नहीं मिलती। गौरी ने कहा, सच कह रहे हो। यह कहकर गौरी सिद्धार्थ के छाती पर अपना सर रखकर सो गई। उस तरफ सुजान और उसके साथी झाड़ियों में से कई सारी लंबी बेल तोड़कर लेकर आए और उन सारी बेलों को एक दूसरे के साथ बांधकर एक लंबी रस्सी का निर्माण कर दिया। उस रस्सी के एक छोर को एक मजबूत पत्थर से बांध दिया
और उसके दूसरे छोर को अनंग पिशाच ने अपनी कमर में बांध दिया। अनंग पिशाच ने नाली में छलांग लगाई और नाली के प्रवाह में बहते हुए छोटी सी सुरंग में चला गया। उस तरफ कुछ देर तक सिद्धार्थ और गौरी एक दूसरे की आगोश में लेटे रहे और फिर सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, चलो फिर से सपनों की दुनिया से निकलकर असली दुनिया में जाने का वक्त आ गया है। सबसे पहले तो हमें यह ढूंढना होगा कि यहां से फिर से बाहर किस तरह निकला जाए। ये कहकर सिद्धार्थ और गौरी दोनों उठे और अपने कपड़े ढूंढने लगे। पहले तो उन्हें लगा कि उनके कपड़े वहीं कहीं होंगे, लेकिन उन दोनों को उनके कपड़े नहीं मिल रहे थे। गौरी ने कहा, यहीं पर तो थे कपड़े, अचानक कहां चले गए? सिद्धार्थ ने कहा, ताज्जुब की बात है, पानी बह रहा होता तो बात समझ में आती, लेकिन यह पानी तो एकदम ठहरा हुआ है और उसमें से कपड़े अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? अनंग पिशाच उस सुरंग से निकलकर वहां तक पहुंचने ही वाला था और यहां पर सिद्धार्थ और गौरी पूरी तरह से निवस्त्र थे और उनके कपड़े गायब हो चुके थे। तब अचानक से सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि उसकी चंद्रवीस तलवार भी गायब थी। अनंग पिशाच ने पीछे से आवाज लगाई, सिद्धार्थ भैया, गौरी दीदी। ये सुनकर दोनों घबरा गए कि अगर उन्हें वक्त रहते उनके कपड़े नहीं मिले तो कहीं अनंग पिशाच उन दोनों को उस अवस्था में न देख ले। गौरी भी एकदम से घबरा गई। सिद्धार्थ हतप्रभ हो गया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहां छुपने की जगह भी नहीं थी। अनंग पिशाच और भी करीब आ गया था। क्या अनंग पिशाच दोनों को इस संदिग्ध अवस्था में देख लेगा? आखिर सिद्धार्थ और गौरी के कपड़े गए कहां? क्या उस अजीबोगरीब जगह पर और कोई नया कांड होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़ ओनली ऑन पॉकेट FM।